नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। पिछले वाले वीडियो में हम लोग महिला आरक्षण बिल पे बात किए थे 2023 पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे संविधान में भाग 5 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी लोगों तक पहुँचे। भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि एक स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद देशव्यापक गरीबी, भुखमरी, गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताएं के बीच फंसा हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ तो इन सब जो बुराइयां थी, इनको समाप्त करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सरकार कैसे काम करे, इन सब के लिए जो नियम कायदे बनाए गए, जो संविधान का निर्माण हुआ, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको कभी कभी नीति निर्देशक तत्व भी बोला जाता है। नीति हमारे संविधान में जैसे नागरिकों के अधिकारों के लिए उनको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 तरह के मूल अधिकार हैं, ताकि नागरिक राष्ट्र देश में अपनी सामाजिक आर्थिक उन्नति कर सकें, अपना जीवन सरल तरीके से जीवन यापन कर सकें। इसलिए उनको अधिकार मिले हुए हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। उसी तरह राज्य अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे, जिसमें मूल कर्तव्य जो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि 14 तरह के मूल कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ा गया है 1976 में, जिससे राष्ट्र अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी तरफ से योगदान करे, अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे राष्ट्र निर्माण में। उसी तरह संविधान जो है राष्ट्र को भी और राज्य जो सरकारें चलाती हैं, राज्य सरकारों को भी ये एक तरह से निर्देश देता है कि वो लोगों की भलाई के लिए, समानता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, किसी भी तरह के भेदभाव रहित समाज के निर्माण के लिए एक तरह से ये निर्देशित करता है कि वो ऐसी नीतियां, ऐसे कानून बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो, देश का विकास हो। इन सब के बारे में राज्य को निर्देशित करता है। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया इन समस्याओं से निपटने के लिए देश के शासन के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश की आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का निर्माण, मतलब उसको सम्मिलित किया संविधान में। संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान भाग 5 अनुच्छेद 36 से 51
के बीच में इसको सम्मिलित किया गया है। भारत का संविधान अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि क्या रही है? भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिया है। हालांकि आयरिश ने भी इसको स्पेन के संविधान से विचार लिया गया है। तो एक तरह से भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है शामिल किया गया है वो इसका मूल जो है वो स्पेन संविधान है और आयरिश संविधान से इसको लिया गया है। ऐसी नीतियों के विचार को मानव अधिकारों की घोषणा और अमेरिकी अनुप्रवेश द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ सर्वोदय के गांधीवादी अवधारणा के साथ देखा जा सकता है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के निर्देशन में शासन साधन के रूप में इसी तरह के दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण और संतुलित विधानमंडलों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि नीति निर्देशक सिद्धांत अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसलिए निर्देशक सिद्धांत के आदर्श हैं विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य से जो संविधान के निर्माताओं के अनुसार भारतीय राज्य को विकास में प्रयास करना चाहिए। वे इन विचारों के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भारत के विधायिकाओं, अधिकारियों और प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करता है। कानूनी कार्रवाइयां और सरकारी नीतियां। निर्देशक सिद्धांत लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को शामिल करते हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों को विधि और नीतियां बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक न्याय का दर्शन। निर्देशक सिद्धांत संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। वे भारत के संविधान में शामिल सामाजिक न्याय के दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि यह किसी भी विशेष अदालत द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी वे देश के शासन हेतु मौलिक अवधारणा प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे मूल अधिकारों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर किसी भी तरह से दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नीतियां बनाइए। लेकिन फिर भी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय हुए समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने नीतियां बनाए, जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान हो। विभिन्न निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? इनको अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सिद्धांत सुनिश्चित करके और आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहेगा। इसी तरह अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियां को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह के व्यवस्थित किया जाएगा कि सामान्य भलाई हेतु प्रयोग में आ सकें। राज्य को कुछ हाथों में धन के संकेतन को बचाना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समाज में महिला और पुरुष को एक समान रूप से देखा जाना चाहिए और जो कार्य करते हैं समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। सबको की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की देखभाल करनी चाहिए। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चों का शोषण न हो किसी तरह से, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अनुच्छेद 41
यह कार्य करने, शिक्षा पाने, बेरोजगारी दूर करने, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि लोगों को सुरक्षा पाने, रोजगार पाने, बुढ़ापे और विकलांगों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के बारे में राज्य सरकारें उस पर ध्यान दें, उसके लिए काम करें। अनुच्छेद 42 राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम कर रही हैं फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, उनको मातृत्व अवकाश मिले, उनको भरण पोषण के लिए, एक अच्छे पोषण के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाए, जिसके लिए सरकार नीतियां बनाए। इसी तरह अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाहन योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि सरकारें ये सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को उनके परिश्रम का सही उचित वेतन मिले और उनके उचित जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाया जाए। इसी तरह अनुच्छेद 43A राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43A यह अपेक्षा करता है कि सरकारें जो राज्य उद्योग हैं, उनके प्रबंधन में भी श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी तरह अनुच्छेद 47 राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित के लिए कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को उठाएगा। अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य में निवास करने वाले लोगों को की स्वास्थ्य देखभाल के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार प्रभावी नीतियां और कार्यक्रम चलाएगा। पहला है समाजवादी सिद्धांतों के आधारित, जो अनुच्छेद 38 से लेके अनुच्छेद 47 तक है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ग्राम पंचायतें स्वशासित हों, लोगों के द्वारा उनका शासन किया जाए और ग्राम पंचायतें स्वावलंबी बने, वो मजबूत हों। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि राज्य ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देगा, लघु उद्योगों को बढ़ावा देगा, सहकारी समितियों के द्वारा संचालित उद्योगों को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण स्तर पे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। जैसे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, लघु उद्योग है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आगे हम बताएंगे आपको। अनुच्छेद 43 भी यह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा। राज्य ये ऐसे काम करेगा जिससे सहकारी समितियों का स्वैच्छिक लोग अपने से उसका गठन करें और उस हिसाब से वो रोजगार उपलब्ध करवाएं, खुद से कामकाज की देखरेख और लोकतांत्रिक नियंत्रण, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, जनता की भागीदारी हो और उसका पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व राज्य से अपेक्षा करता है कि जो हमारे समाज में जो शोषित, दलित, पिछड़े हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आर्थिक वृद्धि के लिए उनको विशेष
ध्यान देने की आवश्यकता है और उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था और उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करें। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए कदम उठाएगा और इस दौरान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य लोगों के स्वास्थ्य के और भरण पोषण के लिए, अच्छे पोषण के लिए कार्यक्रमों को चलाएगा और नशीले पदार्थों पे और जो नकली दवाइयाँ हैं उन पर प्रभावी रोक लगाएगा ताकि लोगों के जीवन से किसी तरह का खिलवाड़ न किया जा सके। इसी तरह अनुच्छेद 48 ये कहता है गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रभावी रोक लगाई जाए और उनकी नस्लों पर प्रयोग करके उनमें सुधार किया जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा दुधारू पशु दूध दें। उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य ऐसे नियम और कानून बनाएगा जिसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाए और समान कानून, सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण किया जाए। जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि यूसीसी नागरिक आचार संहिता पे काफ़ी इस समय बात हो रही है कि सभी के लिए एक ही तरह का कानून बनाया जाए, किसी को विशेष दर्जे के मतलब न दिया जाए। सभी देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को एक ही कानून के दायरे में लाया जाए। इसी तरह अनुच्छेद 45 यह 6 वर्ष के आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने केंद्रित हो। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य से अपेक्षा करता है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है उनकी स्वस्थ देखभाल हो, उनको एक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए और उनके शिक्षा की व्यवस्था, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और जगह आंगनबाड़ी चलाए जाते हैं, प्रौढ़ शिक्षा और छोटी छोटी इकाइयाँ जो छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए होती हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं, तो उसकी व्यवस्था करें। अनुच्छेद 48 यह आधुनिक और वैज्ञानिक तत्व कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने पर केंद्रित है। नीति निर्देशक तत्व राज्य से अपेक्षा करता है कि कृषि में वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए, लोगों को किसानों को जागरूक किया जाए, उनको कृषि यंत्रों, बीज से अच्छे बीज उपलब्ध कराए जाएं जिससे पैदावार बढ़े, जिससे भुखमरी पे रोकथाम हो, भुखमरी समाप्त की जाए देश से। और पशुपालन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन सीमित हैं। अगर पशुपालन पे सही से राज्य सरकारें और लोग, सामाजिक संस्थाएं उस पर ध्यान दें तो इस पे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों के आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। इसी तरह अनुच्छेद 49 राज्य हर स्मारक कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करेगा। नीति निर्देशक तत्व यह कहता है कि राष्ट्र ये सुनिश्चित करे कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, सांस्कृतिक विरासत, कला, जो ऐसी जो ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत वर्षों से जो कलाकृतियाँ चली आ रही हैं उनको प्रोत्साहित करे, उनको संरक्षित करे। हमारे जो बड़े बड़े स्थल हैं जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया या कुतुब मीनार है, जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, उस पर सरकार ध्यान दे।
अपनी कलाकृतियों को संरक्षित करे और ऐतिहासिक स्थलों जो जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए, हमारे सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको संरक्षित और संवर्धित करें। इसी तरह अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। नीति निर्देशक तो यह कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। इसी तरह अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा करता है। राज्य प्रयास करेगा कि अंतर राष्ट्रों के साथ उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए जाएं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन किया जाए। आपसी तालमेल से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सम्मानजनक हल ढूंढा जाए, ये अनुच्छेद 51 कहता है। ये सारी नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये सारी अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। ये राष्ट्र से अपेक्षा करता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर वो नियम कानून बनाए ताकि लोगों के सामाजिक स्तर को, आर्थिक स्तर को, देश के विकास को और प्रभावी ढंग से चलाया जाए। नीति निर्देशक सिद्धांत संवैधानिक संशोधन, इसमें बीच बीच में संशोधन भी होते रहे हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संशोधन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है और इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद संविधान में कई संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें से कुछ इन निर्देशों से संबंधित है। पहला है वर्ष 1976 का 42वां संशोधन, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में। इसमें नए निर्देशों को जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें अनुच्छेद 39A में गरीबी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। दूसरा, अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण रक्षा और सुधार के प्रयास किए जाएं। ये तीन चीज 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया संविधान में। फिर इसी तरह वर्ष 1978 का 44वां संशोधन, इस अनुच्छेद में 38 के धारा 2 को सम्मिलित किया गया, जो यह घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय से आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थित सुविधा और अवसरों में असमानता को समाप्त करेगा। ये 44वें संशोधन में जोड़ेगा और इसमें मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को, जो हमारे मूल अधिकार पहले 7 मूल अधिकार थे, फिर उसके बाद उसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन में हटा दिया गया, जिससे कि देश में समाजवाद का बढ़ावा दे, समाज में समानता आए आर्थिक रूप से। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। इसी तरह वर्ष 2002 में 86वां संशोधन अधिनियम, इसके अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 12A, अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में उसमें जोड़ा गया। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्षीय बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण कराए, राज्य सरकार उसका प्रबंधन करे कि सभी बच्चों को 6 से 14 के वर्ष के बीच में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसी तरह मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों भारतीय संविधान में आवश्यक विशेषताएं हैं, लेकिन इनके बीच में काफी समय से लगातार संघर्ष चल रहा है। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों को सरकारें लागू नहीं करती हैं तो लोग इस न्यायालय के शरण में इसके बारे में न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। उसी तरह मौलिक अधिकार प्रकृति के नकारात्मक या निषेधात्मक है, क्योंकि वह राज्य द्वारा अंकुश लगाते हैं, क्योंकि वो राज्य पर मूल अधिकार राज्य पर अंकुश लगाते हैं। इसके विपरीत निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है, क्योंकि वे कुछ सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के कर्तव्य की घोषणा करते हैं। उसी तरह मौलिक अधिकार भारत के उदार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की हालांकि निर्देशक सिद्धांत भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहता है और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न निर्णय जो हुए हैं अभी तक, इस बात पर लंबे समय से ये बहस होती रही है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष के मामले में संवैधानिक प्रावधानों को दो वर्गों में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 4 न्यायालय अदालती फैसलों की मदद से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच की डिकोड किया गया है, जैसे चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास हाई राज्य वर्ष 1991। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी तरह के विवाद के मामले में मौलिक अधिकार प्रबल रहेगा। इससे घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के सहायक के रूप में पालन करना और चलाना चाहिए। इससे यह भी फैसला सुनाया कि संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसी तरह दूसरा गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर इसी तरह केशानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्सों में संशोधन कर सकता है, लेकिन इसका संविधान के मूल संरचना में किसी भी तरह के बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसी तरह मिल्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकता है, लेकिन यह भारतीय संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इसी तरह नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़े अधिनियम और संशोधन, जैसे भूमि सुधार, लगभग सभी राज्यों में कृषि प्रधान समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए भूमि सुधार कानून पारित किए गए हैं, जिसमें से जमींदारी, जागीरदारों, इनामदारों जैसे बिचौलियों का उन्मूलन हुआ, जमींदारी उन्मूलन प्रथा लाई गई। उसी तरह किराएदारी सुधार, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, उचित किराए आदि, भूमि जोतों का सीलिंग का अधिरोपण, भूमिहीन मजदूरों के बीच अधिशेष जो बची हुई भूमि है उनका वितरण, सहकारी खेती, एक ग्रुप बना के कई लोगों का एक जगह, मतलब कोई भी जगह है, कोई कृषि जमीन है, उसमें एक समूह बना के सहकारी खेती की जाए। इस तरह भूमि सुधार लागू किए गए। श्रम सुधार, दूसरा है श्रम सुधार, समाज के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,
और मजदूरी संहिता 2020, अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1970, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, वर्ग 2016 में इसका नाम बदलकर बाल और किशोर श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, जिससे बंधुआ मजदूरी मतलब जोर जबरदस्ती से कोई किसी से कार्य नहीं करा सकता, इसके उन्मूलन के लिए 1976 में बनाया गया। खान और खनिज विकास और अधिनियम विनियम अधिनियम 1957, महिला श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। ये श्रम सुधारों के लिए ये सब कानून बनाए गए अलग अलग वर्ष में। इसी तरह भूमि सुधार के लिए कानून बनाए गए, जिससे जमींदारी उन्मूलन हुआ और एक पैमाना सेट किया गया कि किसी के पास इतनी ही जमीन रह सकती है, इससे ज़्यादा जमीन रहती है तो उसको माल गुजारी देना पड़ेगा, उसको एक तरह से टैक्स देना पड़ेगा। और जो जमीन बची हुई थी वो जिनके पास जो भूमिहीन किसान थे या भूमिहीन जनता थी उसमें उसका वितरण किया गया। इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया। इस देश में लगभग सभी भागों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की गई 1992 में। उसी तरह कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया, खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कायर बोर्ड आदि जैसे कई बोर्डों की स्थापना की गई, जो कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, वित्त और विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। राज्यों द्वारा इनको विशेष रूप से अनुदान दिया जाता रहता है। इसी तरह शिक्षा में सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिए गए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया। इसी तरह 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तुत और बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। प्राथमिक शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया कि सभी बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978, 79 और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष 2006, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए ये कानून लाया गया। जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने और आर्थिक वृद्धि के लिए संविधान में अनुच्छेद 47 में निर्देश किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना PMGSY और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो। पर्यावरण के क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्रमशः वन जीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इन पे कानून बनाए गए हैं। इसी तरह जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह अपनी विरासत संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिए प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और
पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया गया है। ये सब सारी बातें हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है, जिसमें समय समय पर उस समय के हिसाब से बदलाव किए जाते रहे हैं, उसमें नए नए अधिनियम जोड़े जाते रहे हैं ताकि सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित रहे। हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, जो मुख्य रूप से देश में निवास करने वाली जनता को एक तरह से उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार को यह निर्देशित करती है कि वो लोगों के जीवन स्तर को आगे उठाने के लिए, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए गरीबी उन्मूलन, दलित, शोषित, वंचित, महिलाओं, विकलांगों, वृद्ध लोगों के लिए योजनाएं लागू करे और एक कल्याणकारी राज्य स्थापना का ये प्रावधान करे, जिससे देश में हमारा देश एक तरह से विकसित राष्ट्र बने, जिसमें सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, सभी को शिक्षा उपलब्ध हो, महिलाओं का समाज में बेहतर स्थान हो, उनको समाज में सम्मान मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, बच्चों को उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की समुचित व्यवस्था हो। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जल, वायु, नदियों का संरक्षण, जीवों का संरक्षण, पशुपालन, कृषि के क्षेत्र में विकास हो। इसी तरह अपनी सांस्कृतिक विरासत और जो हमारे विरासत स्थल हैं उनका संरक्षण हो, कला का संरक्षण हो, सांस्कृतिक उत्थान के लिए राज्य और केंद्र सरकारें काम करें। तो एक तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपने केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए वो अपनी तरफ से बेहतर कानून बनाएं, उसको लागू करें ताकि लोगों को उसका उचित लाभ हो और वो अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हुआ होगा। ये सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, खासकर जैसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में जोड़ा गया, या मनरेगा स्कीम किस सन में लागू की गई, या महिलाओं के बारे में या सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से चालू किया गया। तो ऐसे इन सब से वन संरक्षण के बारे में, मतलब इसमें कोई ना कोई प्रश्न हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है @Political Science 2023। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।